जी विद्यार्थियों नमस्कार। आप जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस करते हैं, तैयारियां करते हैं, आपके लिए इस इंग्लिश जोन चैनल पर अब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर जो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, जो आपकी किसी भी तरह की एग्जामिनेशंस में इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूजीसी नेट हो, किसी भी एग्जामिनेशंस में अगर आप देखते हो पीसीएस का वो एग्जामिनेशंस होता हो, मैंने किसी भी तरह का एग्जामिनेशंस हो, उसके लिए इस चैनल पर आपके लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर पूरी तरह से पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ प्रैक्टिस सेट्स सब कुछ के साथ उपलब्ध है। वर्ड पावर, वोकैबुलरी सब कुछ के साथ उपलब्ध है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास और आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, बहुत मजा आएगा अंग्रेजी को पढ़कर। आपको लगता होगा कि अंग्रेजी को सीखना, अंग्रेजी को पढ़ना, जानना इतना मोटा होता है, इतना ठीक होता है, इतना ज्यादा कैसे जानकारी रखा जा सकता है। अरे भाई साहब, सब कुछ एकदम बेहद आसान है, सब कुछ एकदम बेहद आसान है। जैसे आपने किसी प्रवचनकर्ता को आपने देखा होगा, वह लगातार बोले जाता है, लगातार बोले जाता है, वो धारा प्रवाह बोलता है। आखिर उसको भी भाई साहब उतना प्रैक्टिस करने से ही तो याद हुआ होगा। आपको थोड़ा अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास एक व्यक्ति को पूरी तरह से पूर्ण बना देता है। मैं इस प्रैक्टिस का एक एग्जाम्पल देता हूं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सच्चाई के साथ हमारी प्रयोग, उन्होंने जो किताब लिखा है, उस किताब में उन्होंने बताया है कि सुबह सुबह जब वो दातुन करते थे तो 3 मिनट दातुन किया करते थे। तो जिस वक्त वो दातुन किया करते थे उस वक्त सामने गीता की किताब को खोल कर रखा करते थे और 3 मिनट दातुन करने के वक्त ही वो गीता को पढ़ा करते थे। और उन्होंने लिखा है कि अधिक से अधिक जो गीता की दोहे हैं वो उनको ना कंठस्थ याद था। तो भाई 3 मिनट किसी ने कोशिश किया तो गीता याद हो सकता है नियमित अभ्यास से। तो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार यदि कोशिश कीजिएगा तो 2, 3, 4, 5 महीने में आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। आपकी कंपटीशंस की जो अंग्रेजी है, ग्रामर है, वो अच्छी हो सकती है। और फिर आपकी एग्जामिनेशन में जो हर्डल बनता होगा, कम स्कोर उसमें आता होगा, अच्छे अंक नहीं आ पाते होंगे, आप उसके चलते भाई साहब एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाते होंगे, तो यह सब कुछ बाधा इस चैनल इंग्लिश जोन आपके लिए दूर करेगा। तो चीजों को देखो यहां समझना है। हम स्टार्ट करते कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की आज की पहली क्लास। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ करके। आप देखिए, आपके लिए अंग्रेजी, आपके लिए ग्रामर एकदम आसान हो जाएगा। आइए आप जुड़िए और देखिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर। एक एक चीज को बहुत बारीकी से आप देखते चले जाइएगा। सबसे पहले जानिए व्हाट इज इंग्लिश। तो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। अंग्रेजी क्या है? तो कई भाषाओं को मिलाकर अंग्रेजी भाषा बनाया गया। अंग्रेजी अपने आप में एक दुनिया ऐसी इकलौती भाषा नहीं। अब आपको समझना है, अंग्रेजी की डिक्शनरी को आप देखिएगा तो अंग्रेजी की डिक्शनरी भाई साहब हिंदी की तुलना में बहुत छोटी है, बहुत पतली है। और अंग्रेजी की जो अपनी शब्द है ना, वो 5, 10, 20 हजार की संख्या में है। दुनिया के दूसरी भाषाओं से जो शब्द का कलेक्शन हुआ ना, इसलिए अंग्रेजी की जो लैंग्वेज है धीरे धीरे ना वह क्या होते चला गया, रिच एंड रिचर होते चला गया। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको जानना है कि वह दुनिया की आसान भाषा है। दुनिया के सबसे आसान लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश, जिसकी डिक्शनरी, जिसकी ग्रामर ना बहुत कम है। अंग्रेजी डिक्शनरी में आज वर्तमान समय में लगभग 3 लाख वर्ड्स हैं बस। अंग्रेजी की जो ग्रामर है, डिक्शनरी है, उसमें लगभग 3 लाख वर्ड्स हैं। और हिंदी की जो डिक्शनरी है, हिंदी जो भाषा है उसकी जो डिक्शनरी है, उसमें लगभग 63 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। कहां 3 लाख, कहां 63 लाख, कैसे आप समझ सकते हैं भाई साहब? उसे 20-25 गुना ज्यादा धनी भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी को सीखना, जानना मुश्किल है, लेकिन आप हिंदी को बढ़िया से जानते हैं। खैर, हिंदी को भी बढ़िया से जानना, उसकी भाषा पर पकड़ होना और उसकी जो मजबूत जो भाषा है, उसके लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत बड़ी चीज है। आइए हम सीखते हैं अंग्रेजी और अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे कम वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में है। दुनिया के सबसे पतली ग्रामर किताब इंग्लिश है। इसीलिए दुनिया के लोगों ने उसको आसान लगा और दुनिया के लोगों को आसान लगा तो आज इंग्लिश क्या है, हैज बिकम द वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी दुनिया की सबसे फेमस भाषा हो गई। दुनिया के सबसे अधिक देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन
आज भी दुनिया में सबसे अधिक न चाइनीज लैंग्वेज बोले जाते हैं। शायद आपको पता हो, कंपटीशन के बच्चे हैं, दुनिया में सबसे अधिक चाइनीज लैंग्वेज बोले जाते हैं। उसके बाद दुनिया में सबसे अधिक न अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन दुनिया के सबसे अधिक देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। दुनिया के सबसे अधिक लोग चाइनीज बोलते हैं। संख्या में देखा जाए तो चाइनीज सबसे अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन देश की तुलना में देखा जाए तो अंग्रेजी बोली जाती है। आइए अंग्रेजी को आप सीखिए। क्या है? इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। कई भाषाओं से शब्दों को मिलाकर बनाया गया एक भाषा है जिसका नाम अंग्रेजी है। द स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, जो यूनिट है, खंड है ऑफ इंग्लिश का, लैंग्वेज का, वह क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या जानते हैं? अक्षर। अक्षर जैसे हिंदी में क ख ग घ हिंदी के अल्फाबेट्स को जानते हैं, वैसे इंग्लिश का अल्फाबेट क्या है? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू कहां तक? जेड तक है। तो अंग्रेजी की सबसे छोटी जो इकाई है उसका क्या नाम है? तो अल्फाबेट नाम है। और लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी जो अंग्रेजी की इकाई है उसका नाम क्या चीज है? तो सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब वाक्य। आइए आगे आप देखेंगे कि सेंटेंस भी क्या होता है। आगे बोलता देयर आर 5 वॉवेल्स। और कुल कितने वॉवेल्स होते हैं? तो 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल लेटर्स होते हैं। कुल कितने वॉवेल लेटर्स होते हैं? 5। आप जानते भी होंगे कुल जो वॉवेल लेटर्स वो कौन कौन है? तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं, इन इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। देयर आर 21 क्या? 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, अक्षर हैं, क्या चीज में? तो इंग्लिश अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। 21 + 5 क्या हो जाएगा? 26। टोटल यही अल्फाबेट्स हैं। जबकि आप देखो यहाँ 26 अक्षर हैं। और हिंदी में आप अक्षरों को गिन लो भाई साहब, क से लेकर ग तक, अ से लेकर अह तक, हर्षरी दीर्घिरी, क्या क्या वहां पर और पाए जाते हैं? मंत्रा पाए जाते हैं, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार। उसके बाद आप वहां देखोगे हलन, तो क्या, तो ऊपर रेफ, तो बहुत कुछ है। इतनी सारी झंझट ना अंग्रेजी में आपको नहीं मिलेगा। तो क लिखा तो उसमें र लगा दो तो क्र हो जाएगा, तो फिर क और र अलगे हो जाएगा तो ऊपर रेफ लगा दो तो हलंत लगा दो, तो उसमें आकार लगा दो तो हर्षिकार लगा दो, दीर्घिकार लगा दो तो औ, ऐसी कुछ तो हर्षुकार लगा दो, दीर्घ। इतनी सारी झंझट ना अंग्रेजी में नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी जो इंग्लिश है ना, द बिकम द वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज, दुनिया की सबसे फेमस लैंग्वेज है, क्योंकि दुनिया की सबसे यह आसान भाषा है। आइए आगे अब हम एक एक चीजों को बहुत बारीकी से और गौर करते हैं और ध्यान देते हैं, आपको बेहद आसान लगेगा, शानदार। जी विद्यार्थियों, तो आप देखिए इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को आपने देखा अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको क्या चीज मिलेगा? तो वर्ड मिलेगा, WORD, वर्ड, शब्द। शब्द क्या है? तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक वर्ड क्या होता है? तो ग्रुप होता है, समूह होता है। क्या चीज का समूह होता है? तो लेटर्स का, अक्षरों का समूह होता है। हैज अ कंप्लीट का मतलब पूर्ण, और मीनिंग मतलब मीनिंग का हिंदी क्या? मतलब। मीन्स अक्षरों के एक समूह को, मीन्स कई अक्षरों को एक में मिला दीजिएगा तो वह क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। और उसका एक क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। मीन्स उन अक्षरों को ऐसे रूप में अरेंज होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, जिसका एक अपना मतलब होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं डांस। डांस करना मीन्स व्हाट? नाचना। राइट मीन्स लिखना। स्पीक मीन्स बोलना। वॉच मीन्स देखना, etc। तो यहां पर आप डांस में देखिएगा कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं, अल्फाबेट मिले हुए हैं। तो DANCE, इतने सारे को मिलाए गए तो डांस बना। लेकिन अगर ऐसा कुछ बना दीजिएगा NDCAE, ऐसे कुछ अगर इस तरह के कोई ग्रुप बनाइएगा अक्षरों का तो इसका कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब कि यह वर्ड नहीं है। और ऐसे शब्दों का यदि अल्फाबेट्स का यदि ग्रुप मिलेगा तो इसका अपना एक मतलब है। और अपना जब इसका मतलब है, इसका मतलब है कि यह एक वर्ड है। यहाँ पर WRITE मिलाकर के एक वर्ड बनाए गए, इसका अपना एक मतलब है, इसका मतलब एक वर्ड है। स्पीक SPEAK, ऐसी तरह से उसको व्यवस्थित किया गया कि उसका एक मीनिंग निकलता, अर्थ निकलता है। इसका मतलब यह एक वर्ड है। और थोड़ा सा वर्ड से आगे अगर आप बढ़ेंगे अंग्रेजी में तो क्या मिलेगा? सेंटेंस मिलेंगे। क्या चीज मिलेगा? सेंटेंस मिलेगा, मीन्स वाक्य मिलेगा।
सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह भी एक ग्रुप है, सब मीन्स समूह ही है। क्या चीज का समूह है? शब्दों का समूह है। वाक्य क्या चीज का समूह होता है? शब्दों का समूह होता है। दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, और उन शब्दों का एक मीनिंग होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। यूं नहीं कि कई शब्दों को एक में मिला दीजिएगा उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ऐसे नहीं। उनको ऐसे व्यवस्थित तरह से अरेंज करना है, ऐसे सुंदर तरह से अरेंज करना है जिस हिसाब से ग्रामर की सिस्टम है। यदि वैसा कुछ यदि आप करते हैं तो वह एक सेंटेंस कहलाएगा। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, यहाँ कौन कौन सा वर्ड मिला है? राम इज ईटिंग मैंगो। अगर ऐसे कुछ मिले हैं तो इसको ऐसे तरह से अरेंज किया गया है जिसका एक अर्थ निकल रहा है। राम इज ईटिंग अ मैंगो मीन्स राम एक आम खा रहा है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां देखो कितने सारे शब्द मिलाए गए हैं। यू आर प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसी कुछ है। तो इतने सारे शब्दों को एक में मिलाया गया है, इसका एक अर्थ है, इसका मतलब यह क्या है? एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। अब सेंटेंस से आगे बढ़िएगा तो अंग्रेजी ग्रामर में क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स यहां पर कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब डूअर, कर्ता। कर्ता मतलब जो करने वाला है, कर्ता का मतलब जो करने वाला है। देखिएगा ये सब्जेक्ट एक जो कर्ता होता है इज द डूअर, उसको हम क्या बोलते हैं? डूअर। डूअर का हिंदी क्या? कर्ता। कर्ता को और क्या समझ सकते हैं? करने वाला। कर्ता को क्या बोल सकते हैं? करने वाला ऑफ एनी एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य, क्रिया। जो कोई भी क्रिया को जो करता है उसे हम डूअर बोलते हैं। जो भी कोई क्रिया को करता है उसे हम डूअर बोलते हैं। तो अब आप देखिएगा कि कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, कैसे हम पहचानेंगे सब्जेक्ट को इससे। तो इसका हम एग्जाम्पल आपको देखते हैं और आप देखिए बढ़िया से। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आपको पता करना है। कैसे आप जानेंगे? प्रायः किसी वाक्य में हु का मतलब क्या होगा? कौन से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर उस वाक्य का, वाक्य आप समझ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता माना जाता है। तो आपको समझना है कि जब आप किसी भी वाक्य को लिखिएगा और उस वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर कोई नाम वगैरह आप देखिएगा, वहां पर जब आप हु रख दीजिएगा और प्रश्न को पूछिएगा तो आपको जो उत्तर मिलेगा, तो यह सबसे आसान तरीका है सब्जेक्ट को पता करने का कि आखिर डूअर है कौन, मीन्स जो क्रिया हो रहा है इस वाक्य में उस क्रिया को कौन कर रहा है। तो यहां पर आपने एग्जाम्पल देखो, यहां पर मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर एक नाम है मोहन, मोहन के जगह पर हमने हु रखा है, हु प्लेज क्रिकेट। मोहन के जगह पर हमने क्या रखा है? हु रखा है। तो मोहन को यहां से हटा दीजिए और यहां पर रखिए हु। तो अब हु करके प्रश्न पूछिए, हु प्लेज क्रिकेट। प्ले करना मीन्स खेलना, क्या खेलना? क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेलता है? तो उत्तर आपको मिल जाएगा मोहन। राम राइट्स अ लेटर, तो राम की जगह पर हु रखिए, हु राइट्स अ लेटर, उत्तर मिल जाएगा राम। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, आई की जगह पर हु रखिए, हु ईट अ मैंगो मीन्स यहां पर ईट्स हो जाएगा, हु ईट्स अ मैंगो, तो वहां पर उत्तर आ जाएगा मैं। राम गोज टू अ स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम की जगह पर हु रखिए, हु गोज टू अ स्कूल, तो उत्तर आ जाएगा राम। फैन गिव्स एयर, पंखा हवा देता है, वहां हु रखिए, हु मतलब सजीव के लिए और व्हिच होता है वो निर्जीव के लिए होता है। अब हु के जगह पर हम हु नहीं व्हिच रखेंगे, व्हिच गिव्स एयर, कौन हवा देता है, तो वहां पर बोल देंगे फैन, क्योंकि फैन निर्जीव है इसलिए वहां पर हु करके प्रश्न नहीं पूछेंगे, व्हिच करके प्रश्न को पूछेंगे, और जब ऐसा पूछेंगे तो उत्तर मिल जाएगा फैन। तो चीजों को देखो समझना है आपको। तो यह था सब्जेक्ट को जानने का तरीका। अब सब्जेक्ट से आगे बढ़िएगा तो यहां पर देखो सब्जेक्ट के बाद क्या चीज है? वर्ब। वर्ब को कैसे पहचानेंगे या जानेंगे? ए वर्ब इज एन एक्शन, एक वर्ब क्या होता है? एक एक्शन होता है, या क्या होता है? पोजीशन होता है। क्या चीज का? एनी सब्जेक्ट, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का जो क्रिया है उस सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे ही
क्रिया कहा जाता है। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तब आपको समझना है मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलने का काम किससे हो रहा है? मोहन से। तो यहाँ मोहन और क्रिकेट के बीच में क्या हो रहा है? तो खेलने का हो रहा है। मोहन क्रिकेट को क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना क्या है? क्रिया है। आई ईट अ मैंगो, तो मैं और मैंगो के बीच में कौन सा क्रिया हो रहा है? तो खाने का हो रहा है। तो ईट क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। राम ड्राइव्स अ बाइक, तो राम और बाइक के बीच में क्या हो रहा है? तो ड्राइव करने का कार्य हो रहा है, चलाने का हो रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? वो ड्राइव क्रिया हो जाएगा। मोहन राइट्स अ लेटर, तो मोहन और लेटर के बीच में क्या हो रहा है भाई बता दो? तो लिखने का काम हो रहा है। तो वहां राइट क्रिया हो जाएगा। ए गार्डनर इज पॉरिंग वाटर ऑन द फ्लावर, एक जो माली है वो फूल पर पानी को पौर कर रहा है, बरछा रहा है। तो गार्डनर जो माली है और वाटर के बीच में क्या काम हो रहा है भाई साहब? तो पौरिंग करने का हो रहा है। पौर करना मतलब बौछार करना होता है। तो वह पौर कर रहा है, मीन्स वहां पर जो एक्शन हो रहा है वो पौर का एक्शन हो रहा है। तो चीजों को देखना है कि सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा है वह क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। और इसको और आगे आप देखिए, आइए तो वर्ब के बारे में और अधिक आप जानिए। नोट लिखा हुआ है, नोट प्रायः वह शब्द जिसका अंत ना से होता है, ऐसे शब्द जिसका अंत क्या चीज से होता है? ना से होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। वैसा शब्द जिसका अंत क्या चीज से होगा? ना से होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। और उसका अंग्रेजी क्या होता है? क्रिया का अंग्रेजी वर्ब। मीन्स ऐसे हिंदी के शब्द जिसका अंत ना से होता है उसे हम क्रिया बोलते हैं, और उसका अंग्रेजी क्या होता है? वर्ब होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आना, मीन्स आना, आना का अंत क्या चीज से हुआ? ना से हुआ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? कम। खेलना का अंत क्या चीज से हुआ? ना से हुआ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? प्ले। बोलना का अंत क्या चीज से हुआ? ना से, इसका अंग्रेजी क्या हुआ? स्पीक। लिखना, इसका अंत क्या चीज से? ना से, इसका अंग्रेजी क्या हुआ? राइट। ऐसे हजारों एक्शंस हैं, हजारों क्रियाएं हैं जिसका अंत हिंदी में आप ना से जानते हैं और अंग्रेजी में उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जैसे नाना, नाना बोलेंगे, नाना जी को आपने बोला नाना, तो उसमें भी ना है, लेकिन नाना एक नाउन है, वह एक संज्ञा। अब उसको वर्ब आप मत समझने लगिएगा, क्योंकि नाना बोलने से कोई काम का होना या बनना पता नहीं चलता है, लेकिन क्रिया बोलने से कोई काम का होना, करना या बनना पता चलता है। खेलना, तो खेलने का एक काम। बोलना, तो बोलने का काम। हंसना, तो हंसने का एक काम। पीटना, तो पीटने का एक काम। लिखना, तो लिखने का एक काम। देखना, तो देखने का एक काम। सुनना, तो सुनने का यह काम। जानना, तो जाने का एक काम का होना या बनना पता चलता है, लेकिन नाना बोलने से कोई काम का होना या बनना पता नहीं चलता है, तो इसलिए वह क्रिया नहीं है, वह एक नाउन है। आइए देखते हैं हम लोग। क्रिया तो आपने समझ गया, अब आपको समझना है अंग्रेजी ग्रामर में आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक व्यक्ति या वस्तु। ऑफर्ड बाय वर्ड ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। तो आप देखिएगा कोई जो वाक्य है उस वाक्य में आप देखिएगा कि क्रिया जो होता है उस क्रिया का प्रभाव क्या चीज पर पड़ता है? उस क्रिया का प्रभाव क्या चीज पर पड़ता है? तो उस क्रिया का प्रभाव जिस विषय पर पड़ेगा या जिस वस्तु पर पड़ेगा या जिस व्यक्ति पर पड़ेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मीन्स क्रिया जो होगा या कर्ता जो काम करेगा उस काम का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ेगा, जो उस काम से प्रभावित होगा, जो उस क्रिया से या उस कर्ता से प्रभावित होगा, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आइए, जैसे नोट लिखा हुआ प्रायः किसी सेंटेंस में कोई भी जो वाक्य आपने लिखा है उसमें व्हाट करके प्रश्न पूछेंगे, व्हाट का हिंदी क्या होगा? क्या। या हु करके प्रश्न करेंगे, हु का हिंदी यहाँ क्या होगा? किसको। से प्रश्न करने पर उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या? कर्म। कर्म मतलब जो क्रिया का फल भोगे, जिस पर क्रिया का फल मिले
उसे कर्म बोला जाता है। तो आपको समझना व्हाट का मतलब क्या और हु का मतलब किसको लगा करके यदि हम प्रश्न को पूछते हैं तो वहां जो उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम की जगह पर क्या रखना है? हु राइट्स अ लेटर, कौन एक पत्र लिखता है? तो हु राइट्स अ लेटर, अगर आपने ऐसे राम की जगह पर हु रखा है तो आंसर क्या मिलेगा? राम राइट्स अ लेटर। तो राम एक पत्र लिखता है, लेकिन राम यहां पर जो हु से प्रश्न करना वो किसको? तो यहां पर यहां पर व्हाट होगा, यहां पर क्या होगा? हु राइट्स अ लेटर, कौन एक पत्र लिखता है? तो यहां पर कौन एक पत्र लिखता है तो यहां पर राम आएगा। तो ये तो सब्जेक्ट पता चला, लेकिन वह क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। अगर ऐसा कुछ आप पूछेंगे राम व्हाट राइट्स, राम क्या लिखता है, तो इससे पता चलेगा कि राम ना एक लेटर लिखता है। क्या लिखता है? लेटर लिखता है। तो राम जो काम को कर रहा, वर्ब कर रहा है, उसका प्रभाव क्या चीज पर पड़ रहा है? तो लेटर पर पड़ रहा है। राम के द्वारा जो काम हो रहा है वह क्या लिखने का हो रहा है? तो लेटर लिखने का। या क्रिया जो हो रहा है, क्रिया का जो प्रोडक्ट निकल रहा है, वह क्रिया का प्रोडक्ट होकर क्या निकल रहा है? तो लेटर निकल रहा है। तो लेटर जो होगा वह क्या चीज होगा? तो ऑब्जेक्ट होगा। लेटर क्या चीज होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लेटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। मैं एक आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, मीन्स क्रिया कर्ता के द्वारा जो जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वह ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं एक आम खा रहा हूं, आई ईट अ मैंगो, मीन्स मेरे द्वारा जो काम हो रहा है उसका प्रभाव क्या चीज पर पड़ रहा है? तो आम पर। आम को काट रहे होंगे तो छोटा हो रहा है, वह कटा रहा है, ऐसी कुछ। तो कर्ता का जो प्रभाव है वो क्या चीज पर? क्रिया पर। और खाने का जो क्रिया हो रहा है उसका ही प्रभाव क्या चीज पर? तो आम पर पड़ रहा है, इसलिए आम ऑब्जेक्ट होगा। आई वॉच द वॉच, मैं देखता हूं, या आई सी द वॉच, मैं घड़ी को देखता हूं। तो मैं द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या चीज पर हो रहा है? तो घड़ी पर हो रहा है। या देखने का काम क्या चीज पर हो रहा है? घड़ी पर हो रहा है। राम प्ले क्रिकेट, यदि ऐसा कुछ आपने बोला, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम के द्वारा क्या चीज पर प्रभाव पड़ रहा है? क्रिकेट पर। खेलने के से क्या खेला जा रहा है? प्ले के द्वारा क्या हो रहा है? तो क्रिकेट को खेला जा रहा है। तो क्रिकेट क्या चीज होगा? ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्या चीज होगा? ऑब्जेक्ट। आई ड्राइव अ बाइक, मैं एक बाइक चलाता हूं, तो मेरे द्वारा जो एक्शन हो रहा है वो क्या चीज का? तो ड्राइव का हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव क्या चीज पर पड़ रहा है? तो बाइक पर पड़ रहा है। तो आप देखिएगा बाइक क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट होगा। या ड्राइव जो एक्शन हो रहा है वो क्या चीज पर हो रहा है? तो बाइक पर हो रहा है, तो बाइक क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स सब्जेक्ट डूअर होता है और ऑब्जेक्ट ना सफरर होता है। मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर कार्य किया जाएगा ना, जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर, तो वह सफरर होता है, मतलब वह उसको भोगता है, मतलब कि वह ऑब्जेक्ट होता है। आगे आप देखेंगे। आइए तो आगे देखते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा। ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब संचार, बातचीत, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना अपनी भाव को, इमोशंस को व्यक्त करना। तो लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक जो लैंग्वेज है, भाषा है, वह क्या है? कम्युनिकेशन का, संचार का सोर्स है, वह ना स्रोत है। आगे आप देखिएगा। देयर आर 8 का मतलब 8, पार्ट का मतलब भाग, स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर। अंग्रेजी जो भाषा पढ़ेंगे या ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मीन्स अंग्रेजी ग्रामर को 8 खंडों में बांटा गया है और 8 भागों में उसे पढ़ा जाता है। पहला क्या है? नाउन है। दूसरा क्या है? प्रोनाउन है। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव है। चौथा क्या है? वर्ब है। अगला क्या है? एडवर्ब है। अगला क्या है? प्रीपोजिशन। अगला क्या है? कंजंक्शन। अगला क्या है? इंटरजेक्शन। तो टोटल 8 पार्ट हुए। नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एक कुल ना 8 पार्ट्स हुए। इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे तो हम ना पारी पारी करके एक एक करके हम पढ़ेंगे और बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे, जितना आपको कंपटीशन के लिए जरूरी है, जितना आपको जरूरत है। तो आज आपने परिचय किया है कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी के
अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे आपने देखा है कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। फिर आगे आप लोगों ने चला तो आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आगे आपने देखा कि लैंग्वेज क्या होता है। और अभी आप देख रहे हैं उस लैंग्वेज को 8 भागों में अध्ययन करना होता है। उसकी जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं उसे 8 भागों में अध्ययन करना होता है। अंग्रेजी जो ग्रामर है उसे 8 खंडों में बांटा गया है और पूरी ग्रामर को 8 भागों में पढ़ा जाता है। तो आइए हम देखेंगे एक एक करके। तो आज की जो पहली क्लास है इसमें इतना ही, और कल की दूसरी क्लास में हम स्टार्ट करते सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक, जिसका नाम क्या होगा, नाउन। याद रखें क्या नाम होगा, नाउन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।